नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के महीने भर बाद कांग्रेस एक्टिव मोड में है। एक तरफ मैराथन बैठकें होनी है, प्रदेश संगठन में बदलाव के संकेत कांग्रेस दे रही है, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी अब तैयारियां तेज हो। चलिए देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राहुल गांधी एक बार फिर भारत यात्रा करने को तैयार है। भारत न्याय यात्रा अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन गई है। रूट मैप सामने है। कांग्रेस का जोश भी हाई है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी यही कि क्या कांग्रेस को इस यात्रा से 2024 में न्याय मिलेगा। ये सवाल महज लोकसभा चुनाव से जुड़ा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा है। कांग्रेस भले ही इसे जनता और देश के मुद्दों से जुड़ी यात्रा करार दे, लेकिन इसके सियासी मायने जरूर निकाले जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का खास असर नहीं दिखा था। मालवा निमाड़ में जिन 6 जिलों में यात्रा गुजरी, उन 21 विधानसभा में महज 4 पर कांग्रेस जीती। 2024 में न्याय यात्रा 9 जिले 7 लोकसभा से गुजरेगी। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम और झाबुआ से राजस्थान के बांसखेड़ा चली जाएगी। इधर 2023 चुनाव के महीने भर बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शनिवार से अगले 3 दिन तक कांग्रेस की मैराथन बैठकें होंगी। पीसीसी चीफ ने बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि कांग्रेस अब युवा पीढ़ी के हाथ में है और लोकसभा में कांग्रेस सभी सीटें जीतेगी। तो वहीं कांग्रेस के इस जोश को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। जब नई विधा आती है तो नई परंपराएं आती हैं, नए लोग आते हैं। हमें निर्देश भी मिला इसी बात का है कि पार्टी नई और युवा हो, इसीलिए हमारी नियुक्तियां हुई है। इस बार पार्टी बिना गुट से, कोई गुट ही नहीं है पार्टी। कांग्रेस पार्टी में गुट की बात एक तरह से इतिहास हो गई है और मैं नेता हूं, मैं नेतृत्व कर रहा हूं, ये भावना खत्म हो गई। हम नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस ने अब इस यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो से न्याय यात्रा कर लिया। तो कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार लिया है कि राहुल गांधी की वो यात्रा फ्लॉप रही और तीनों राज्यों में उसका कोई प्रभाव नहीं, उल्टी कांग्रेस का सफाया हुआ। पर कांग्रेस ये याद रखे कि नाम बदलने से पाप नहीं बदल जाते। जिस तरह से घमंडिया गठबंधन धूल चाटता दिख रहा था, उसी तरीके से नाम बदलने के बाद ये न्याय यात्रा दिखेगी। मणिपुर से मुंबई तक चलने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चुनावी फायदा कांग्रेस को भले ही न मिला हो, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और राहुल गांधी की छवि सुधारने में यात्रा फायदेमंद साबित हुई। कांग्रेस के सामने 2024 की चुनौती के साथ 22 जनवरी का पड़ाव भी है, जब पूरा देश राममय होगा। इस दौरान राहुल किन मुद्दों के साथ नजर आएंगे या फिर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करते हुए भगवा नजर आती है, ये 22 जनवरी का दिन तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मंसल न्यूज। विधानसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए संजीवनी की तरह देख रही है। राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी, जो मार्च से पहले हफ्ते में राजस्थान के धौलपुर से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में ये यात्रा 9 जिलों से होते हुए 7 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में 7 दिन रहेगी। राहुल एमपी में 698 किलोमीटर बस से और पैदल चलेंगे।
ग्वालियर, चंबल और मालवा के 9 जिलों से गुजरेगी यात्रा। मुरैना से मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी राहुल की यात्रा। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ से गुजरेगी यात्रा। आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम से भी निकलेगी यात्रा। यात्रा झाबुआ होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जाएगी। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विधानसभा चुनाव से पहले एमपी से होकर गुजरी थी, लेकिन चुनाव में इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ था। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा लोकसभा चुनाव के लिए नहीं, बल्कि जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की है। चुनाव की दृष्टि से कोई उनकी यात्रा नहीं है। न्याय मिले प्रदेश और देश की जनता को, वो अपनी बात रख रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब लोगों से जुड़ा होता है तो एक फर्क उसमें आता है। आखिर कांग्रेस अगर 138 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी है और ये सब इसके पहले भी उन्होंने पद यात्रा की थी। अभी कुछ पैदल भी चलेंगे, कुछ गाड़ियों से भी चलेंगे, दोनों मिक्स ये यात्रा है उनकी। और कांग्रेस को लाभ मिले या न मिले, आगे पीछे देश को लाभ मिलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार करीब 7000 किलोमीटर चलेगी, जिसमें 14 राज्य कवर होंगे। कांग्रेस के लिए ये यात्रा लोकसभा चुनाव के लिहाज से खास है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा है। अब कांग्रेस उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर विधानसभा की ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए माफी यात्रा निकालने की बात कह रही है। कांग्रेस ये याद रखे कि नाम बदलने से पाप नहीं बदल जाते। जिस तरह से घमंडिया गठबंधन धूल चाटता दिख रहा था, उसी तरीके से नाम बदलने के बाद ये न्याय यात्रा दिखेगी। कांग्रेस की सरकारों ने इस देश और प्रदेश की जनता के साथ अनेकों बार अन्याय किया है, तो कांग्रेस उस अन्याय के लिए क्षमा यात्रा निकाले तो ज्यादा प्रासंगिक होगा। ये न्याय यात्रा अपने आप में आत्म विरोधाभासी है, क्योंकि जिन्होंने जनता के साथ अन्याय किया आज वो न्याय की बात करते हैं। प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा करीब 700 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद यही है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो छत्तीसगढ़ में 2024 चुनाव की बिसात बिछने लगी है। बैठकों के दौर के साथ ही मुद्दों पर भी जोर दिया जा रहा है। बीजेपी मोदी की गारंटी और राम मंदिर के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उम्मीद है। 2024 के चुनाव में बीजेपी सभी 11 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी, तो कांग्रेस 2023 की हार को भुलाकर यात्रा से रिचार्ज होगी और मजबूती से मैदान में उतरेगी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस को पछाड़कर सत्ता में आई बीजेपी में जहां प्रदेश स्तर पर बैठकों का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस को एक बार फिर राहुल गांधी की यात्रा से उम्मीद है। 24 का शोर, 11 पर जोर। बीजेपी का सभी 11 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप का प्लान। बैक टू बैक बैठकों से बीजेपी रणनीति कर रही तैयार। अयोध्या राम मंदिर से माहौल बनाने में जुटी बीजेपी। 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देश के 14 राज्यों से 6500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। छत्तीसगढ़ की 526 किलोमीटर यात्रा में 7 जिले, 5 लोकसभा क्षेत्र कवर होंगे। शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सीएम विष्णुदेव साय समेत वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से शनै शनै सारे कार्य योजना पूरी होगी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी की सारी बातें निश्चित। 11 के 11 विधानसभा, 11 की 11 विधान लोकसभा, 11 की 11 लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है कि विधानसभा के समान उसकी छत्तीसगढ़ में लोकसभा में भी प्रदर्शन होगा। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में हम और बेहतर करेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम पूरी 11 की 11 सीटें जीतें। भारतीय जनता पार्टी
कि केंद्र सरकार के प्रति जनता में आक्रोश है और यह आक्रोश 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतकर बीजेपी पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रण ले चुकी है, तो कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बूते फिर से मजबूत होना चाहेगी। 11 सीटों का गणित देखे तो फिलहाल 9 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास है। अपने लक्ष्य में कौन कामयाब होगा ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल 11 सीट की फाइट और तेज होती नजर आएगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो बस्तर लोकसभा पर इस बार बीजेपी की नजर है। बस्तर और छत्तीसगढ़ की जंग जीतने के लिए इस बार भी बीजेपी नए चेहरों के साथ मैदान में कूद सकती है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पसंद को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। बस्तर लोकसभा पर बीजेपी का फोकस, जीतने के लिए लगा रही पूरी ताकत। किरण सिंह देव ने संभाल ली है कमान। क्या बस्तर जीतने का पूरा होगा अरमान? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव पर फोकस कर लिया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा बस्तर से कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। ये सम्मेलन राज्य के 5 संभाग में होगा। इसकी शुरुआत 6 जनवरी से बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से हो रही है। सरकार बनने के बाद पार्टी का यह पहला बड़ा आयोजन है। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत बस्तर के सारे भाजपा विधायक कार्यालय में शामिल होंगे। कार्यकर्ता सम्मान बहाना, लोकसभा पर निशाना। छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन। बस्तर से शुरू होंगे कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन। 5 संभागों में होंगे सम्मान सम्मेलन। लोकसभा चुनाव से पहले जोश भरने की तैयारी। सीएम साय और प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। सीएम बनने के बाद पहली बार बस्तर आएंगे साय। कार्यकर्ता सम्मेलन में होगा लोकसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद। बस्तर सीट जीतने का है बीजेपी का प्लान। बीजेपी ने बस्तर से ही की थी चिंतन शिविर की शुरुआत। 23 में बस्तर की 12 में से 8 सीटें जीती बीजेपी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए ये सम्मेलन बेहद खास है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कहना है कि पार्टी संगठन प्रदेश के लिए जो बेहतर होगा उसे ध्यान में रखते हुए टिकटों पर फैसला होगा। सभी प्रकार की योजना को शामिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का काम ये सबके साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विकास, ये हमारे स्लोगन में है। उसी मूल धारणा पर काम। वहीं कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायूस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ ही जिलों के दौरों के साथ चुनावी आगाज करने की चुनौती है। कांग्रेस ने बूथ से लेकर जोन सेक्टर तक के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का काम शुरू कर दिया है। बैठकों के साथ साथ हम अब जिलेवार जो है दौरा चालू करेंगे। जिलेवार दौरा चालू करके हमारे जो बूथ लेवल से लेकर हमारे जोन लेवल से लेकर सेक्टर से लेकर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हम चार्ज करेंगे। उनमें मायूसी थी, उन मायूसी को दूर करके हम उसको चार्ज करेंगे और चार्ज करके पुनः जो फिर जो है हम लोकसभा का चुनाव जो है 11 की 11 सीटें जो है हम जीतेंगे। बिल्कुल हमको पूरा विश्वास। 2019 के चुनाव में भाजपा ने नए चेहरों को उतारकर सभी को चौंका दिया था, जिसके शानदार नतीजे भी उसे मिले थे। हो सकता है इस बार फिर से लोकसभा की सभी 11 सीटों पर भाजपा नए चेहरों पर दांव खेले तो कांग्रेस 23 की हार से उबरकर नए सिरे से 24 की लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगी। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और राजनीतिक खबरों का, छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद बंगलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। पहले तो बंगलों के मनचाहे आवंटन नहीं होने को लेकर सियासत गरमाई। अब सरकारी बंगले के सामान गायब होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आखिर बंगले को लेकर क्यों हो रही है सियासत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये बंगले हमेशा से छत्तीसगढ़ की सियासत का केंद्र रहे हैं। इनकी चार दीवारी के भीतर सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते रहे। लेकिन अब इन्हीं बंगलों पर सियासत हो रही है।
मंत्रियों को नए आवास मिलने के बाद अब शिफ्टिंग का काम हो रहा है और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सनसनीखेज आरोप ने सियासत गरमा दी है। मंत्री श्याम बिहारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें शंकर नगर में C2 बंगला आवंटित किया गया है। वहां से कई सामान गायब हैं। टीवी से लेकर AC और टेलीफोन के तार तक गायब हो गए हैं। इस बंगले में अब तक शिव डहरिया रहा करते थे और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ये बंगला खाली किया है। लेकिन उनके बंगला खाली करते ही मंत्री श्याम बिहारी के आरोप से बवाल मच गया है। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि जो सामान उन्होंने बंगले में खुद लगवाया था, सिर्फ वही वापस लेकर लौटे। उन्होंने बीजेपी पर अनुसूचित जाति के नेता का अपमान करने का आरोप लगाया है। जो सामान थे वो गायब हैं, वहाँ AC गायब हैं, वहाँ टेलीफोन गायब हैं, वहाँ उसके तार भी काट दिए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ बाथरूम से आईना तक गायब हैं। किचन के पूरे प्लेटफार्म, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पत्थर और मिट्टी तक वहाँ से गायब हैं। नल की टोटी गायब है। मकान का जो सरकारी आवास है उस पर जो है चोरी की गई है और निश्चित रूप से उसके लिए जांच हम कराएंगे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और उनको इस तरह की बात करने के पहले मुझसे चर्चा कर लेनी चाहिए। अब जिस विभाग ने सामान इशू किया उस विभाग से बात कर लेनी चाहिए। मैंने सारे विभागों से NOC लिया हुआ है और जो सामान मेरा है उसको तो मैं लेके जा सकता हूँ। क्या मेरे कपड़े भी मैं उनको छोड़ देता हूँ, वो पहन लेते हैं? तो इस तरह की बातें हैं, पहले एक बार जानकारी लेके बयान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में यूं तो सभी मंत्रियों को बंगलों का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल के आरोपों ने अब सियासी लड़ाई का रूप ले लिया है। दूसरे बंगलों को लेकर भी अब जांच शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में ये बंगला पॉलिटिक्स और भी रंग दिखाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जब जब राम मंदिर का जिक्र आता है तब उन चेहरों की भी बात होती है जिन्होंने इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है। इन्हीं चेहरों में 5 ऐसी महिलाएं भी शामिल रहीं जिन्होंने सांसद रहते हुए इस आंदोलन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की। और इन महिला सांसदों को मध्य प्रदेश से भी खास नाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजमाता विजय राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, उमा भारती, जयवंती बेन मेहता और सुमित्रा महाजन, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की, राम मंदिर आंदोलन को एक मुकाम पर पहुंचाया और इसी आंदोलन ने इन महिलाओं को राजनीति के शिखर पर पहुंचाया। 90 के दशक में बीजेपी की ये 5 महिला सांसद राम मंदिर आंदोलन का खास चेहरा रहीं। पूर्व लोकसभा स्पीकर और इंदौर से 8 बार की सांसद रहीं सुमित्रा महाजन बताती हैं कि देश भर में उस वक्त राम मंदिर आंदोलन की लहर चल रही थी। इसी दौरान तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा की शुरुआत की तो 5 महिला सांसदों ने भी हुंकार भरी। ताई उस वक्त को याद कर बताती हैं कि यूपी के बांदा में आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और सर्किट हाउस में कैद कर दिया गया था। ये जब शुरू हुआ तो बांदा में हम लोग थे। उस समय हम 5 महिलाएं थी। मैं थी, वसुंधरा राजे थी, हमारी ये थी जयवंती बेन मेहता थी हमारे साथ में, और 4 उमा भारती उस समय थी, तो बाद में तो हो गई, मगर उस समय उमा भी थी हमारे साथ में, और 5वीं कौन मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर हम 5 महिलाएं जो उस समय पार्लियामेंट मेंबर थी हम, उन्होंने हमने आंदोलन किया था वो, और हमारी जेल हुई थी। राम मंदिर आंदोलन की बात हो और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ताई कहती हैं कि आडवाणी जरूर पूरे आंदोलन में आक्रामक नजर आए, लेकिन अटल जी हमेशा सहज और सरल तरीके से आंदोलन को लेकर बयान देते थे। माननीय आडवाणी जी तो उस समय माने जाते थे कि ये कट्टर हिंदुत्ववादी नेता,
कट्टर हिंदुत्ववादी ऐसा तो नहीं, मगर बात ये है किसी की कुछ कहने की तरीका और किसी का दोनों के अलग अलग थे। उस समय अटल जी सॉफ्ट माने जाते थे, उनके बोलते वो भी कठोर थे कई बार, मगर कठोर बोलते समय भी वो भाषा का बहुत ध्यान, साहित्यिक भी थे। और कई बार अडवाणी जी जो बोलते थे तपाक से खरी सुनाते थे। जानकारों की माने तो राजमाता विजयराजे सिंधिया हो या फिर उमा भारती या फिर सुमित्रा महाजन और जसवंती बेन मेहता, आंदोलन को धार देकर इन नेताओं ने राजनीति में अपनी अलग छवि बनाई है और बीजेपी को भी राम मंदिर आंदोलन का राजनीतिक लाभ मिला है। जो गति आई है वो 1990 के बाद से ही, 92 के बाद से, और वो पूरा आंदोलन हमने देखा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी जो संगठन यहाँ काम कर रहा है उसने देखा, उसमें सहभागिता निभाई है, तो लाजमी है कि इसका फ़ायदा उनको मिला है। और इसमें कोई गुरेज वाली बात भी नहीं है कि कोई पार्टी काम कर रही है तो, और यदि वो राम का नाम भी ले रही है, उसको जनमत हासिल हो रहा है, बहुमत हासिल हो रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है। राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी की इन 5 महिला नेताओं के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस आंदोलन ने इनके राजनीतिक जीवन को ऊंचाई दी और बीजेपी को इसका फायदा मिला। और अब वक्त 2024 का है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी राम मंदिर को लेकर बीजेपी का उत्साह 90 के दशक को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और इसी के साथ 24 के चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।